तो कांग्रेस के नेता जो हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और जो व्यवस्था करनी है, जो इंतजाम करने हैं, उसी को देखने के लिए कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है अभी वो ये कि कांग्रेस दफ्तर में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। मैं जल्दी से जरा सचिन कुमार का रुख कर लेती हूँ, वो अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। सचिन। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के दिल में पंजाब जो है उसका क्या स्थान था। तो उसकी बात कर रहे थे हम कि जब 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की बाईपास सर्जरी हुई थी तो पंजाब में उस वक्त शिरोमणि अकाली दल भाजपा की सरकार थी, प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो उन्होंने एक स्वर्ण मंदिर में अखंड पाठ का भोग जो है वहाँ पे रखवाया था उनकी सेहत के लिए, कामना करने के लिए। तो ये उनकी पॉलिटिकल लीगेसी थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह हमेशा लिबरल रहे पंजाब को फंड्स देने के लिए, और इसके लिए पंजाब की जो कांग्रेस लीडरशिप है वो भी दबी जबान में ये बात करती थी कि बहुत ज़्यादा लिबरल हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह पंजाब को फंड्स देने में। पर ये भी कहते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है बल्कि ये पंजाब के लिए है। तो पंजाब हमेशा से डॉक्टर मनमोहन सिंह के दिल में रहा है क्योंकि पंजाब से उनका तमाम जुड़ाव रहा है। यहाँ की मिट्टी में खेले बड़े, पढ़ाई यहाँ से की। पंजाब यूनिवर्सिटी जब होशियारपुर कैंपस, जब पार्टीशन के बाद यहाँ उनका परिवार आया, पार्टीशन के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ आई, तब होशियारपुर में जब पहली दफ़ा जो है पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस शुरू हुआ था, उसके बाद ये चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ था। तो वहाँ से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी जो इकोनॉमिक्स में जो पोस्ट ग्रेजुएशन थी वो कंप्लीट की, पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है बतौर प्रोफेसर रहे, फिर वहां से जो है यूनाइटेड नेशंस जाते हैं। तो उनकी जो यात्रा है असल में वो जो है वो पंजाब से शुरू होती है और पंजाब हमेशा उनके दिल में रहा। बिल्कुल, जड़ें पंजाब से जुड़ी हुई, पंजाब ही से वो जुड़ाव जहां की मिट्टी में पले बंधे और जिससे हमेशा एक जुड़ाव उन्होंने महसूस किया और इसीलिए पंजाब हमेशा डॉक्टर मनमोहन सिंह के दिल में बसा। मैं सीधे रुक कर लेती हूँ, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही आप देख रहे हैं आदेश रावल पत्रकार लोकमत के, वो भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, राजनीति में डॉक्टर मनमोहन सिंह की लेगेसी आपको क्या लगता है किस रूप में याद रखी जाएगी? क्योंकि यहाँ जितनी प्रतिक्रियाएं हम देख रहे हैं, जिस तरीके से श्रद्धांजलि दी जा रही है, उसमें घूम फिर कर जो कुछ शब्द सामने निकल कर आ रहे हैं वो सरलता है, सहजता है, सौम्यता है, शुचिता है राजनीति में। बिल्कुल ठीक बात है रोमाना जी, विनम्रता, सरलता, सहजता वो सब तो है, लेकिन एक कंट्राडिक्शन है, एक पैराडॉक्स है कि वो उतने ही दृढ़ हैं फैसले लेने में। बहुत सारे लोग उनको बहुत ऐसा समझते हैं कि सहज और सरल तो हैं तो वो कंप्रोमाइजिंग भी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं रहा। वो हमेशा दृढ़ फैसले किए और जो भी फैसला उन्होंने किया उस पर वो खड़े रहे। और ये कहा जाए कि वो प्रधानमंत्री बने, वित्त मंत्री बने, बहुत बार ऐसे मौका है जब उन्होंने कोई भी अपनी बात को लेकर पद छोड़ने में 1 मिनट की देरी नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि मैं पद छोड़ दूंगा, इस्तीफा देने के लिए तैयार होगा। और ये बात शुरू होती है 1971 में। आप सोचिए 1971 में वो ललित नारायण मिश्र कॉमर्स मिनिस्टर होते थे भारत सरकार के, उनके एडवाइजर थे। इकोनॉमिक एडवाइजर नहीं, एडवाइजर थे, केवल एडवाइजर थे। तो उनसे कोई नाराजगी हो गई, वो नाराज हो गए मंत्री जी, तो उनका मैं इस्तीफा दे देता हूँ। और उस समय इस्तीफा देने की जब बात हुई तो इंदिरा गांधी के जो सचिव थे उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है काम, और अक्सर साहब, और उन्होंने मनमोहन सिंह को अपने पास बुला लिया जब उनको इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पर वहाँ पर वित्त मंत्रालय में रखा गया। तो एक आप ये भी सोचिए कि एक आदमी जो मंत्री के से नाराज जिससे हो जाता है उसका प्रमोशन हो रहा है वहाँ पर। मनमोहन सिंह जी ने एक बार कहा था, जब काबिल इतने ज्यादा थे कि उस काबिलियत को हमेशा हाँ, और ये बार बार उनके लिए कहा गया कि वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने खुद ने कहा कि मैं एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर भी रहा। एक्सीडेंटल बने थे वो, क्योंकि उस समय भी बात हो रही थी और देश की आर्थिक जो व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था थी, बहुत ख़राब थी, कमज़ोर थी। नरसिम्हा राव वहाँ पर प्रधानमंत्री बनने वाले थे। उनको जब प्रधानमंत्री बन रहे थे उससे 1 दिन पहले जो सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने नरेश चंद्रा जी, उन्होंने एक पूरा नोट बनाकर भेजा था 8 पेज का नरसिम्हा राव साहब के पास, भाई देश की स्थिति ये खराब है। तो उन्होंने इसके लिए सोचा कि कोई बेहतर वित्त मंत्री होना चाहिए। उन्होंने अपने सचिव, उस समय के बहुत ताकतवर सचिव होते थे पीसी अलेक्जेंडर साहब, उनको कहा कि मुझे किसी ऐसे वित्त मंत्री की ज़रूरत है जो बहुत मजबूत हो, और तब उनका नाम वहाँ पर आया वित्त मंत्री के तौर पर। अलेक्जेंडर साहब ने उनका नाम सजेस्ट किया। जब अलेक्जेंडर साहब ने फ़ोन किया उनको तो वो उस समय विदेश से लौटे थे, तो सो रहे थे, और फिर उनको जगा कर बताया गया। और अगले दिन नरसिम्हा राव ने खुद ने फ़ोन करके उनको कहा कि मैं आपको
वित्त मंत्री बनाना चाहता हूँ। बस यही इसी पॉइंट से मुझे लगता है जरा आदेश के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे। ये विजय जी जिस किस्से का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि वो कैसे देश के वित्त मंत्री बने आदेश, और उसके बाद अगर आगे कहा जाए कि रेस्ट इज हिस्ट्री, तो वही यहाँ पर पूरी तरीके से सही साबित होता है, क्योंकि वित्त मंत्री बने और फिर वो 1991 में वो जिस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को उन्होंने खोला, और उसी का ये नतीजा कि आज भारतीय अर्थव्यवस्था इस मजबूती के साथ हम 2047 विकसित भारत का सपना देख पा रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही आदेश जी, अनम्यूट कर लीजिए। आदेश की आवाज आ पा रही है क्या? अच्छा, कुछ दिक्कत आ रही है आदेश से, हमारा आवाज़ उनकी नहीं आ रही है। मुझे लगता है क्योंकि हम बात इसी पर कर रहे हैं तो विजय जी इस बात को अब आगे बढ़ाएंगे। वो रेस्ट इज हिस्ट्री वाला, वो किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था के शिल्पकार जो आज पूरा देश कह रहा है, दोबारा से याद कर रहा है, वही वो मौका था। बिल्कुल मौका था, और उसको भी एक समझिए एक वित्त मंत्री के तौर पर उनकी बड़ी तारीफ की जाती है कि उन्होंने पूरी, ये सच है कि मतलब उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को, पूरे सिस्टम को बदल दिया। जब लिबरलाइजेशन की बात हुई, प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, लेकिन जब पहला बजट का एक वो नोट था वो बनाकर नरसिम्हा राव के पास लेकर गए थे, जिस नरसिम्हा राव ने उनको फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर भरोसा किया था, तो वो 2 हफ्ते पहले की बात है, और नोट बनाकर लेकर गए तो प्रधानमंत्री ने उन्होंने कहा कि नहीं, ये रिजेक्ट कर दिया उन्होंने उनका बजट नोट। उनका मैंने आपको इसके लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया। फिर उन्होंने पूरा एक नया नोट बनाया, लेकिन उस नोट में जो उन्होंने काम किया था उसी का जिक्र करते हुए बजट का जब भाषण हुआ तो सबसे पहले उन्होंने विक्टर ह्यूगो को कोट किया, और विक्टर ह्यूगो को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि जिस चीज़ का समय आ जाता है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो वो लिबरलाइजेशन का वक्त था जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती थी, और उन्होंने हिंदुस्तान को एक नई अर्थव्यवस्था, जो पूरा आप समझेंगे कि हमारी पीढ़ी नहीं समझ सकती कि जो लाइसेंस राज जवाहरलाल नेहरू से उस समय तक चला है और देश ने किस किस तरह की मुश्किलों का सामना किया है, उस पूरी किताब को बदल दिया। वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला भी है और हिम्मत भरा फैसला भी है। मैं उनकी हिम्मत के जिक्र करता हूँ क्योंकि हम लोग उनको सरलता की बात करते हैं। एक ये फैसला है आर्थिक, आप सही कह रहे हैं सर। उनके कुछ और फैसलों पर आगे हम इस चर्चा एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।